आप सभी का अपने इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्टडी को आगे लेके चलेंगे। सेक्शन 2E ए में हमने सीखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर। ऑफर बोल लीजिए या प्रपोजल बोल लीजिए, एक ही बात है, फर्क नहीं है। 2B में हमने सीखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। हमने दो बातें सीखी कि प्रॉमिस क्या है और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है। एंड 2C में हमने देखा कि मीनिंग ऑफ प्रोमिजर एंड प्रोमिजी क्या है। प्रोमिजर एंड प्रोमिजी, ये तीन डेफिनेशन करने के बाद आगे हम करेंगे सेक्शन 2E में हमने देखा कि एक पर्सन दूसरे को ऑफर कैसे करता है, सेक्शन 2A में देखा। 2B में देखा हमने कि अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो वो प्रॉमिस बन जाता है और ऑफर करने वाला प्रोमिजर बन जाता है और जिसको ऑफर किया जाए वो प्रोमिजी हो जाता है। ये तीन बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। सबसे पहले एक आदमी ऑफर करता है, ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रोमिस हो जाता है और जब वो प्रोमिस हो गया तो जिसने ऑफर किया था वो प्रोमिजर बन गया। अब याद रखना है आपको प्रोमिजर कौन होता है। जिसने ऑफर किया वो प्रोमिजर हो गया और जिसको ऑफर किया गया वो प्रोमिजी हो गया। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 2D कंसिडरेशन। 2D इज फॉर कंसिडरेशन और कंसिडरेशन का क्या रोल है वो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। कंसिडरेशन का हमने शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था आपसे कि कंसिडरेशन किसको कहते हैं। सेक्शन 2 क्लोज डी में याद कीजिए, प्राइस ऑफ द प्रॉमिस, बदला समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का रूल आपको बताया था। विदाउट कंसिडरेशन एन एग्रीमेंट इज वॉइड एग्रीमेंट। और आइए आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कंसेप्ट ऑफ कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 2 क्लोज डी। आइए कंसिडरेशन का मीनिंग बेटा हम बहुत प्यार से, लोग बहुत डरते हैं इस डेफिनेशन से, तो मैं आपका ये सब डर निकाल दूंगा बेटा। आइए इसका एक एक मिलीमीटर हम डेफिनेशन का डिस्कस करेंगे और ये जो डर है आपका ये नहीं रहना चाहिए। कंसिडरेशन की डेफिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 2D में, ठीक है। बच्चे बहुत डरते हैं इस डेफिनेशन से। डरते इसलिए हैं कि डेफिनेशन बड़े खूबसूरत तरीके से लिखी गई है। लॉ इज इट इट्स बेस्ट, इज एट इट्स बेस्ट। और आइए हम इस डेफिनेशन को पहले सीखेंगे। जुड़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। एक एक शब्द को इसका डिस्कस करेंगे। 2D, when at the desire, at the desire। और डिजायर का मतलब तो आप जानते हैं, ऑफ द प्रोमिसर। एक एक चीज इसकी समझ के चलनी है। और प्रोमिसर का मतलब अभी मैंने बताया आपको कि प्रोमिसर कौन है। जब ऑफर किया गया और ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो ऑफर करने वाला प्रोमिसर हो जाता है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। एक बात समझ में आई, द प्रोमिजी, द प्रोमिजी, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन का मतलब कोई भी व्यक्ति, और प्रोमिजी मतलब जिसको ऑफर किया गया था उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया।
जैसे ए ने ऑफर किया, तो ए ऑफर करने वाला, बी ने उसे एक्सेप्ट किया, तो ए बन गया प्रोमिजर और बी बन गया प्रोमिजी। और ए प्रोमिजर, बी प्रोमिजी, उन दोनों के अलावा कोई भी व्यक्ति, एनी अदर पर्सन। ठीक है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, प्रोमिजर की इच्छा पर प्रोमिजी और कोई व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति, हैज डन, हैज डन और abstained from doing। और abstain वर्ड पहले भी आया था 2A की डेफिनेशन में। abstained from doing, शाबाश, आपको याद होगा कि abstain का मतलब मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं करना। हैज डन का मतलब प्रोमिजी कुछ कर चुका है या कुछ उसने नहीं किया है, abstained from doing। ठीक है। लेकिन वो हुआ किससे वजह से है, डिजायर के ऊपर। किसकी डिजायर के ऊपर, प्रोमिजर की डिजायर के ऊपर। When at the desire of the promiser, the promisee कुछ कर चुका है या कुछ उसने नहीं किया है, ऑलरेडी नहीं किया है। ठीक है। कोमा, कोमा के बाद और डज और डज और एब्सटेन्स। एब्सटेन वर्ड के साथ एस यूज कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं। या वो कुछ करता है या नहीं करता। कौन, या तो प्रोमिजी या अदर पर्सन। हैज डन और abstained from doing, और does और abstains। abstains from doing, शाबाश। और फिर और लगाया, promises to do, promises to do or to abstain from doing, doing। कोमा something, something। such act or abstinence, such act or abstinence or promise is called consideration, is called consideration for the promise, for the promise। तो ये है सेक्शन 2 क्लोज डी की डेफिनेशन। आइए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम, इस डेफिनेशन को थोड़ा जी लें, थोड़ा सा इसे समझ लें। 3 टेंस यूज किए गए हैं। पहले तो बोला गया है कि कंसिडरेशन कुड बी पॉजिटिव और कुड बी नेगेटिव। देखो कंसिडरेशन क्या चीज है, कंसिडरेशन है समथिंग, ये कोई चीज है। समथिंग, समथिंग, ये जो समथिंग है ये
एक्ट भी हो सकता है, ये एक्ट भी हो सकता है, ये कोई काम भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, या ये कोई एब्स्टिनेंस भी हो सकता है। एब्स्टिनेंस मतलब परहेज, परहेज, नॉट टू डू समथिंग, परहेज। ये एक्ट भी हो सकता है और ये एब्स्टिनेंस भी हो सकता है। अब ये जो एक्ट हुआ या ये एब्स्टिनेंस हुआ, ये दोनों ही तीन तरीके के हो सकते हैं। या ये हो सकता है प्रेजेंट, ये हो सकता है पास्ट में, या ये हो सकता है प्रेजेंट में, और या ये हो सकता है फ्यूचर में, फ्यूचर में। ये जो कंसिडरेशन है, इट must be at the desire of the promiser, at the desire of the promiser. This consideration must be at the desire of the promiser, and it must it must be provided, must be provided either by promisee, या तो ये प्रोमिजी पे करे, और by any other person, right? डायग्राम में, इस डायग्राम से मैंने कंसीडरेशन का पूरा कंसेप्ट, इस डायग्राम के जरिए कंसीडरेशन का पूरा कंसेप्ट मैंने सेक्शन 2D का इस डायग्राम में उतार दिया है। बहुत धीरे से चलना है, बहुत आराम से चलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं है, नॉलेज ही नॉलेज है। ठीक है जी। कंसिडरेशन मतलब कुछ रिटर्न, समथिंग, कुछ चीज, कुछ चाहिए हमें। कंसिडरेशन का मतलब हम अपना वायदा कर रहे हैं, मैं अपना प्रॉमिस कर रहा हूं, तो मुझे बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आप कोई मेरे लिए काम करें, ठीक है, या तो आप कोई एक्ट करें मेरे लिए, ठीक है जी, या आप कोई काम ना करें, आपके किसी काम को करने से मुझे दिक्कत आती है, आप उस काम को करना छोड़ दें, या किसी काम को करने से परहेज करें, नॉट टू डू समथिंग। या तो आप मेरी इच्छा से कुछ करें, या तो आप मेरी इच्छा से कुछ ना करें, या तो आपने मेरी इच्छा से कुछ नहीं किया था या किया था, या करते हैं या नहीं करते, या करने का वायदा करते हैं या करने नहीं करने का वायदा करते हैं। यानी ये पास्ट भी हो सकता है, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, ये फ्यूचर भी हो सकता है। इसका पॉजिटिव सेंस, जब आप कुछ करते हैं तो पॉजिटिव सेंस भी हो सकता है, जब आप कुछ नहीं करते तो इसका नेगेटिव सेंस भी हो सकता है। तो यही तो है बेटा कंसिडरेशन की डेफिनेशन। आइए इस डेफिनेशन को एक बार वर्ड बाय वर्ड हम डिस्कस करेंगे। when at the desire of the promiser, प्रोमिसर सीख गए, शाबाश। सेक्शन 2C कहता है जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो ऑफर करने वाला प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा पर, ए ने बी को प्रॉमिस किया तो ए की इच्छा पर, राइट। अब एक सवाल, एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आपने नोट करना है। आइए एक क्वेश्चन सवाल एग्जाम में, जो कि बिल्कुल सेक्शन 2D पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर डेफिनेशन आपने सीख ली है अच्छे से, तो 2D के बेस्ड क्वेश्चन है हु। क्वेश्चन है हु
हु डज फिक्स, हु डज फिक्स, या आप ऐसे लिखिए, at whose direction Promise pays consideration। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और यू कैन से who fixes the consideration in a contract at whose direction promise pays consideration, who fixes the consideration in a contract। इसका आंसर, जो इसका आंसर है वो 2D के, आप आंसर में 2D रेफर कर सकते हैं, और इसका आंसर क्या है सर? प्रोमिसर। प्रोमिसर, एक्चुअली प्रोमिसर फिक्सेस द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इन एग्रीमेंट। आई डेफिनेशन पे वापस आ जाते हैं। when at the desire when at the desire of the promiser, the promisee or any other person। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसके साथ, एक क्वेश्चन और, एक और क्वेश्चन, इसको 1 बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसी डेफिनेशन पर ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, who pays the consideration in a contract? Who pays the consideration in a contract? Who pays the consideration in a contract? इसका जवाब भी 2D के अंदर है, इसका आंसर भी 2D के अंदर है। आंसर क्या है? प्रोमिजी, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिजी पे करे या कोई भी पे करे, उससे मतलब नहीं है प्रोमिजर को। चाहे तो कंसिडरेशन पे प्रोमिजर करे या प्रोमिजी कंसिडरेशन, प्रोमिजर के इंटेंशन पर होना चाहिए, या तो कंसिडरेशन प्रोमिजी पे करे या कोई और पर्सन पे करे। शाबाश बेटा। ए ने बी को ऑफर किया, अगर बी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है तो जो ए चाहता है वो बी को मानना पड़ेगा, ठीक है। ए ने बी को कहा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, बी कहता है ओके। ए ने कहा बी को क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, बी कहता है ओके मैं खरीदूंगा। अब 1 लाख रुपए चाहे बी दे चाहे सी दे या कोई भी पर्सन दे, ठीक है बेटा। ए को तो 1 लाख रुपए चाहिए, बी दे तो भी चलेगा, सी दे तो भी चलेगा, कोई और दे तो भी चलेगा। ए को इससे क्या मतलब है? ए को कंसिडरेशन चाहिए, तो कंसिडरेशन मस्ट बी पेड बाय द प्रोमिजी, ठीक है, और एनी अदर पर्सन। आप ध्यान से बात को सुनेंगे बेटा और समझेंगे, ठीक है। आओ एक बार दोबारा से डेफिनेशन को इस तरह से करना है बेटा कि जिंदगी में दोबारा कभी भूले नहीं आप। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, द प्रोमिजी, ठीक है, या तो बेटा प्रोमिजी या एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन, ठीक है, और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन चाहिए
कोई भी पे करे, आपको इससे क्या मतलब है। और एनी अदर पर्सन हैज डन, कुछ कर चुका है या कुछ नहीं किया था या कुछ करता है। ये पहले पास्ट है, फिर प्रेजेंट है, और प्रोमिसेस टू डू, कुछ करने का वायदा करता है यानी फ्यूचर है, और कुछ नहीं करने का वायदा करता है, ठीक है, ये भी फ्यूचर है। तो पास्ट दो सेंस है, पास्ट भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एक्ट भी हो सकता है, कुछ परहेज भी हो सकता है, एब्सटिनेंस भी हो सकता है, और ये पास्ट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, एब्सटिनेंस भी होगी। सच एक्ट, ऐसा काम, या एब्सटिनेंस या परहेज, और प्रॉमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, उसको हम बोलेंगे कि वो कंसिडरेशन का प्राइस है। तो इस डेफिनेशन को पढ़िए, एक बार ही पढ़िए, दो बार ही पढ़िए, और तीसरी बार भी पढ़िए। फिर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके दो तीन बार इस डेफिनेशन को पढ़िए। हाँ, वीडियो को पॉज करके दो तीन बार पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद मेरा एक क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। तो आपने डेफिनेशन पढ़ ली, तो इस कंसिडरेशन पर क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कीजिए। ये है वेदर adequacy of consideration is required or not। पहले तो क्वेश्चन ही समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट और हिट क्वेश्चन है। वेदर एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो बताऊंगा आपको। वेदर एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, इज रिक्वायर्ड और नॉट। भाई ए एक कॉन्ट्रैक्ट में बी को एक प्रॉमिस कर रहा है, अपना माल बेच रहा है 10,000 रुपए का माल, वो 1,000 में बेच रहा है, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। भाई ए एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस करता है कि वो अपना 10,000 रुपए का माल बी को 1,000 रुपए में बेच देगा। वेदर एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई अपना माल बहुत सस्ता या बहुत महंगा बेच रहा है, तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका आंसर ढूंढेंगे बेटा। पहले तो अपने डेफिनेशन को मेरे कहने से 3 बार ही पढ़ा, मैं इसके लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ, आपने मेरी बात मान ली, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। भगवान आपका भला करे कि यू ओबे माय डायरेक्शन, शाबाश। अब 3 बारी, अब जो बात नहीं मानते हो तो उनका क्या होगा बेटा, आई डोंट नो। खैर आगे बढ़ते हैं। और 3 बारी जब आपने डेफिनेशन पढ़ ली, तो कहीं भी एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन की बात नहीं की। सेक्शन 2D ने कहीं भी एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी भी कंसिडरेशन बात करी। अगर 10,000 रुपए के माल के बदले में, अगर 10,000 के माल के बदले में 10,000 रुपए मिले, तो कहेंगे जी कंसिडरेशन एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब पूरी है, कंप्लीट है। और 10,000 रुपए के माल के बदले में 1,000 रुपए मिले, तो हम कहेंगे कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मतलब इनकम्प्लीट है। तो यही बात बोल रहे हैं कि क्या एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन की क्या मांग की गई है डेफिनेशन में। whether adequacy of consideration is required or not in a contract। नहीं सर, नो, नो, आंसर इज नो। इन सेक्शन 2 clause D, adequacy of consideration is not required, is not required। ठीक है, और ठीक है, आप इस आंसर को बहुत खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में लेटर ऑन आपके पास और भी मटेरियल होगा, तो आप इस आंसर का जवाब बहुत खूबसूरत तरीके से दे सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बहुत ज़रूरी जो आपने बातें लिखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नो, इन सेक्शन 2
क्लोज डी, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, आपका माल, मेरा 100 रुपये का माल मैं 10,000 में बेचूंगा तो मेरी मर्जी है, आप मत खरीदो, मैंने आपको जबरदस्ती तो नहीं करी ना। या मैं अपना 10,000 का माल किसी को फ्री में दे दूं तो भी मुझे कोई नहीं रोक सकता, जब तक मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती ना हो। तो इन द केस सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, ध्यान से सुनना, चिदम्बरा वर्सेस पी एस रेंगा। सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ चिदम्बरा वर्सेस पी एस रेंगा। चिदम्बरा वर्सेस पी एस रेंगा। पी एस क्या रिक्वायरमेंट है, ये बहुत ध्यान से हम सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अब बहुत ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई कुछ बात कहे तो हमारे देश का वो उच्चतम न्यायालय है, और उसकी बात तो हम सारे काम छोड़ के सुनेंगे। एक लाख के स्टूडेंट का इस तरह का अप्रोच होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट बोलने लगेगा तो हम जी सारे काम छोड़ के सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेंगे। आइए, क्या कहता है इस केस में सुप्रीम कोर्ट। द कंसिडरेशन शुड बी समथिंग। द कंसिडरेशन शुड बी, बहुत ध्यान से सुनिए, कंसिडरेशन शुड बी समथिंग, शुड बी समथिंग। कहता है कि कंसिडरेशन कोई चीज होनी चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए ये नहीं बताया, कहते कुछ होना चाहिए। शुड बी समथिंग, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, विच, बहुत पावरफुल बात कही सुप्रीम कोर्ट जी ने, अब उनकी बात सुनिए। विच नॉट ओनली, विच नॉट ओनली, ध्यान से सुनना है, द पार्टीज रिगार्ड, विच नॉट ओनली द पार्टीज रिगार्ड, पार्टी तो उसकी रिगार्ड, उसका इसके रिस्पेक्ट करे तो करें, करे, पार्टी तो उसके रिस्पेक्ट करें ही साथ में, बट द लॉ, बट द लॉ कैन ऑल्सो रिगार्ड, कुछ ऐसी चीज हो, पार्टी तो रिगार्ड करें ही करें, कैन ऑल्सो रिगार्ड, और वो कानून भी उस चीज का रिगार्ड करे, कानून को भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लॉ कैन ऑल्सो रिगार्ड, ठीक है, एज हैविंग सम वैल्यू, एज हैविंग सम वैल्यू, उसकी कुछ लॉ में वैल्यू होनी चाहिए, कानून की नजरों में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। इट मस्ट बी रियल, आगे बोला इट मस्ट बी रियल, ये कुछ रियल थिंग होनी चाहिए, रियल स्टफ होना चाहिए कुछ। नॉट इल्यूजरी, खाम खा की बात नहीं होनी चाहिए, इल्यूजन नहीं होना चाहिए, इल्यूजरी, सपनों की बातें नहीं होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी रियल, कुछ ना कुछ रियल चीज होनी चाहिए, रियल स्टफ होना चाहिए, इल्यूजन नहीं होना चाहिए। इल्यूजन मतलब जो रियल नहीं है, मायावी, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेदर एडिक्वेट, कोर्ट कहता है कि चाहे ये एडिक्वेट हो, वेदर एडिक्वेट, क्वेश्चन क्या था, हिट क्वेश्चन क्या था, एडिक्वेसी चाहिए कि नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है अब अगर आप
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लिख दोगे एग्जैक्टली क्वेश्चन की मांग के अनुसार, एक नंबर नहीं काट सकता आपका, वो पूरे के पूरे नंबर मिलेगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, वेदर एडिक्वेट और नॉट, चाहे वो एडिक्वेट है या नहीं है, वेदर एडिक्वेट और नॉट, चाहे वो एडिक्वेट यानी पूरी है या नहीं है, ये कोर्ट का काम नहीं है, इट्स नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द कोर्ट। आप अपना माल कितने में बेच रहे हैं, कोर्ट इस पे क्या फैसला ले, आप देखो, कोर्ट को कोई परेशानी नहीं है एज फार एज कि आपकी कंसेंट फ्री है, पार्टीज की कंसेंट फ्री है, ठीक है। एडिक्वेसी इज नन ऑफ द मैटर ऑफ द कोर्ट, आप ध्यान से इस बात को भी लिख सकते हैं, सुन लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। एडिक्वेसी is adequacy of consideration is none of the business of the court as far as there is free consent of parties, ठीक है। तो और इसके अलावा ये बात जो मैंने बोली वो भी आप लिख लेना कि adequacy is none of the business of the court as far as there is a free consent, और according to section 10 भी, यहाँ एक सेक्शन 10 भी कुछ इस पे बोलता है, बाद में सेक्शन 10 को तो कंप्लीट हमने पढ़ना ही है, लेकिन सेक्शन 10 की बात भी हम यहाँ कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, सेक्शन 10 यहाँ क्या कह रहा है, आइए उसकी बात भी यहाँ हम थोड़ी सी सीख लें। सेक्शन 10 कहता है कि कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, कंसिडरेशन must be lawful, must be lawful, consideration must be lawful, consideration लॉ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसिडरेशन कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको पार्टीज भी रिगार्ड करे और जिसको लॉ भी रिगार्ड करे, ठीक है, लॉ भी जिसको रिगार्ड करे। इट मस्ट बी रियल, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, चाहिए एडिक्वेट हो या नहीं हो। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द कोर्ट, ठीक है सर। आइए अब हम आगे चले, हमने कंसिडरेशन भी सीख लिया है, और कंसिडरेशन सीखने के बाद आइए अब हम कॉन्ट्रैक्ट पर वापस आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, राइट, कॉन्ट्रैक्ट क्या था जी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक हमें एग्रीमेंट करना था, और एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, और एनफोर्सिबिलिटी हम सीखेंगे सेक्शन 10 में, 29 में और 56 में, और एग्रीमेंट हमने सीखा सेक्शन 2E में, और कॉन्ट्रैक्ट हमने सीखा सेक्शन 2H में। 2E में हमने क्या सीखा जी, दो बातें चाहिए एग्रीमेंट के लिए, पहली बात प्रॉमिस चाहिए, और दूसरी बात कंसिडरेशन चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखा। प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन मिलेगी, यानी कुछ रियल, कुछ वैल्यू होनी चाहिए लॉ की नज़रों में, तो समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब हमने देखा बेटा, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यो होना चाहिए, क्विड प्रो क्यो होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। और प्रॉमिस के बारे में हम जान गए कि दो चीज़ें चाहिए, पहले उसका ऑफर, पहले कोई पार्टी शुरुआत करे, एक पार्टी शुरुआत करे, दूसरी पार्टी उस पर रिस्पॉन्स दे, यानी उस पे उसको एक्सेप्ट कर ले। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो वो बन जाता है प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन का तड़का लगा दो, प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलकर बन गए एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में इस एग्रीमेंट को 3 टेस्ट पास करने होंगे। सेक्शन 10 तो एग्रीमेंट एक बार एग्जिस्टेंस में आ गया
तो एग्रीमेंट को 3 टेस्ट पास करने हैं, 3 टेस्ट। तो 3 टेस्ट हैं ऐसे जो एग्रीमेंट को पास करने हैं। पहला टेस्ट है सेक्शन 10 का, और सेकंड टेस्ट है सेक्शन 29 का, और थर्ड जो टेस्ट इसका है वो है सेक्शन 56 का। जब ये 10, 29, 56 पास कर लेगा, इस जर्नी के बाद जो सामने चीज निकल कर आएगी उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कर रहे हैं, और इन बिटवीन हमने सीख लिया है बेटा, ये सब चीजें हमने सीख ली हैं। और अभी आगे की डेफिनेशन में हम कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी सीखने वाले हैं। शाबाश।